इस महाशून्य में न जाने कितने आयाम है। मान लीजिए यह पहला आयाम अपना यूनिवर्स है, तो यह शून्य अपने ही शक्ति कवच में स्थित है, जिसमें काल और क्षेत्र और ऊर्जा की घटना निहित है। यह घटनाएं घट रही है और यह अस्तित्व काल, क्षेत्र और ऊर्जा का ही परिणाम है। तो इस शून्य में वह तीनों स्थिति घट रही है। तो एक यह अनंत हुआ जो इस शून्य का फैलाव अपने ही शक्ति कवच के रूप में हो रहा है, और यह सारे आयाम जिसमें फैल रहा है वह महाशून्य है। तो उस महाशून्य में का न कोई काल है, न ऊर्जा है, न क्षेत्र है, न ही उसका कोई शक्ति कवच है। उसके संबंध में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां शब्दों की पहुंच नहीं है। और इसीलिए उस अनंत की दो स्थिति है, एक तो इस शक्ति कवच के रूप में शून्य का फैलाव, और दूसरा यह पूरा आयाम या पूरा गर्भ जिसमें फैल रहा है। तो ये सारे आयाम शून्य होल से जुड़े हुए हैं, और इस होल में काल ऊर्जा का अभाव है। इसलिए एक काल से दूसरे काल में उतरना हुआ तो करीब करीब ऐसा होगा कि जैसे कोई एक पहले आयाम से दूसरे काल में उतरा, पर बीच में कोई यात्रा न हुआ। यह करीब करीब ऐसा होगा कि यात्रा रहित यात्रा है, क्योंकि एक काल से दूसरे काल में उतरने में यात्रा नहीं हो सकता है। यात्रा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इस शून्य होल में काल व ऊर्जा का अभाव है, और जहां पर काल व ऊर्जा का अभाव होता है वहां पर यात्रा नहीं होता है। वहां पर करीब करीब ऐसा होता है जैसे कोई एक फर्स्ट आयाम से पहले अपने काल से गायब हुआ और दूसरे काल में प्रवेश कर गया। तो अब प्रत्येक काल का अपना ब्रह्म और अपना काल है, क्योंकि भले ही अस्तित्व में कई गर्भ हैं और सभी में शून्य की ही एक जैसी स्थिति घट रही है, काल, क्षेत्र और ऊर्जा की, और सभी ही अपने शक्ति कवच में स्थित हैं। वह फैलाव हो रहा है, फिर भी किसी भी गर्भ में, किसी भी आयाम में समानता नहीं होगा। और समानता इसलिए नहीं होगा कि मान लीजिए कि यह दूसरा आयाम हमारे वाले आयाम से पहले प्रकट हुआ, आविर्भाव हुआ, तो इसका काल व ऊर्जा कुछ और होगा और हमारे आयाम का काल व ऊर्जा कुछ और होगा। क्योंकि क्योंकि भले ही शून्य की एक जैसी स्थिति दोनों में, सभी गर्भ में एक साथ वही घट रही है, फिर भी समानता नहीं होगा, क्योंकि जो आयाम का आविर्भाव पहले हुआ है उसका काल व ऊर्जा कुछ और होगा, जो बाद में हुआ है उसका काल